आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था लोकपाल और लोक आयुक्त को। हमने कवर किए थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट देम। ऑलराइट, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लोकपाल एंड लोक आयुक्त को ही। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा जिससे पहले आप इस लेक्चर के लिए आए हैं। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को छोड़ते हैं वहां से जहां से हमने कल उसे छोड़ा था। ऑलराइट, तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में लोकपाल की हिस्ट्री को डिस्कस किया था, राइट, कि कैसे ये स्वीडन से शुरू हुआ, इसके बाद इसको फिनलैंड ने अडॉप्ट किया, डेनमार्क ने अडॉप्ट कर लिया और नॉर्वे ने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे आपके बेसिकली। फिर ये पहुंचा आपका न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड बना फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री जिसने कि इसको अडॉप्ट किया था। और इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में फिर अक्षय कुमार सेन थे जिन्होंने पहले इसको प्रपोज किया। उसके बाद पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था उसने भी इसको रिकमेंड किया। 1968 में हमने फाइनली एक प्रपोजल लाए, लेकिन वो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। 2002 में और 2005 में और फिर 2013 में हमने फाइनली लोकपाल को इम्प्लीमेंट कर दिया। ऑलराइट, तो जो मैंने आपको टाइमलाइंस बताई हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी जो हम कल शेयर कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में शेयर कर चुके हैं बेसिकली। और 2002 में इसको किसने रिकमेंड किया था? मिस्टर वेंकट ने, एम एन वेंकट आप कह सकते हैं। उसके बाद वीरप्पा मोइली ने भी इसको रिकमेंड किया था। और एक और चीज याद रखिएगा कि अशोक कुमार सेन जो थे वो पहले इंसान थे जो कि प्रमोट कर रहे थे ओम्बड्समैन को, लेकिन जो लोकपाल एंड लोक आयुक्त है उसको किसने प्रपोज किया था? डॉक्टर एल एम सिंघवी ने प्रपोज किया था। तो ये बहुत ही क्विक रिवीजन है या फिर आप कह सकते हो बहुत ही क्विक इंफॉर्मेशन थी प्रीवियस लेक्चर की। अब लोकपाल जो था वो स्टैब्लिश हुआ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर, जो कि आपका लागू हुआ 16 जनवरी 2014 को। ऑलराइट, एक्ट पास हुआ 2013 में। लोकपाल और लोक आयुक्त जो थे वो एनफोर्स हुए 2014 में। ऑलराइट, तो बेसिकली मैं अब आपके साथ कुछ बात करना चाहूंगा इस चीज पे या फिर कहें 1966 पे, जो कि आपका था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी, कमीशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली जब आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन बना तो जो लोकपाल एंड लोक आयुक्त थे वो रिकमेंडेड हुए। और अगर हम स्पेशली बात करें इसकी तो मैं इंडेक्स में आपको दिखा चुका हूं कि हम लोग पहले लोकपाल की बात करेंगे फिर लोक आयुक्त की बात करेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम जो बात करेंगे वो सिर्फ लोकपाल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ बात जो होगी वो लोकपाल के बारे में होगी। तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया लोकपाल को और बेसिकली वो चाहते थे कि एक्सक्लूड कर दिया जाए जुडिशरी को फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ लोकपाल, जैसे कि प्रैक्टिस हो गई आपके न्यूजीलैंड की। ऑलराइट, लेकिन ये था आपका अंडर द प्रीव्यू ऑफ ओम्बड्समैन इन स्वीडन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ एक्सटेंट तक जो भी हमने कवर किया लोकपाल एंड लोकायुक्त में वो बेसिकली मोटिवेटेड था ओम्बड्समैन सिस्टम से स्वीडन के। राइट, तो जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन फॉर्म्ड हुआ 1966 में, बेसिकली उन्होंने रिकमेंड किया था लोकपाल को। तो वो फॉलो नहीं कर रहे थे स्वीडन मॉडल को,
जब ये आया जुडिशरी पे, उन्होंने जुडिशरी को लोकपाल के अंडर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, जैसे कि न्यूजीलैंड ने एक्सक्लूड किया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब उन्होंने रिकमेंड किया तो बेसिकली वो जुडिशरी को बाहर रख रहे थे प्रीव्यू ऑफ लोकपाल से, जैसे कि न्यूजीलैंड में होता है, लेकिन वो अंडर द प्रीव्यू ऑफ ओम्बड्समैन है स्वीडन में। ऑलराइट, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो लोकपाल है वो होना चाहिए आपका, या अपॉइंटेड होना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्ट विद 3 पार्टीज। ये 3 पार्टीज थी आपकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट पर्सन थे। फिर आएंगे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड पर्सन थे। फिर आते हैं आपके चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये थे आपके थर्ड पर्सन। ऑलराइट, तो बेसिकली वो चाहते थे कि जो लोकपाल है वो अपॉइंट होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो उसकी रिकमेंडेशन है या जो कंसल्टेशन है वो आना चाहिए कमिटी से, जो कंप्राइज करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को। ऑलराइट, इसके बाद उन्होंने एक और चीज रिकमेंड की बाकी फीचर्स के तौर पे। राइट, जैसे कि जो आपका लोकपाल है वो होना चाहिए आपका इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है जो इन्वेस्टिगेशन है जो लोकपाल कंडक्ट करेगा वो होनी चाहिए आपकी कन्फाइंड और पब्लिक नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी। ओके, फोर्थ पॉइंट है बेसिकली। फिफ्थ पॉइंट था जो अपॉइंटमेंट होगा लोकपाल का वो होना चाहिए आपका अनपॉलिटिकल, या नॉन पॉलिटिकल भी आप कह सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल नेचर का। ठीक है, 6 पॉइंट था आपका कि जो फंक्शंस होंगे वो होने चाहिए अकॉर्डेंस के साथ में हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो ये है कुछ बाकी फीचर्स जो कि प्रमोट किए गए। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म कमीशन के द्वारा। जो लोकपाल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर वो कंट्रोल में है किसी के भी, और या फिर वो पार्शियल है किसी के लिए, या सम ऑफिसर्स के लिए, सम मिनिस्टर्स के लिए, तो वो एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशंस को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर करना कि वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल हो। ऑलराइट, क्योंकि
अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगर सेकंड पॉइंट पर अगर आम है, अगर वो पब्लिक में रिलीज हो गई तो हो सकता है कि chaos क्रिएट हो जाए। फिर आता है कि लोकपाल जो है वो नॉन पॉलिटिकल नेचर से अपॉइंट होने चाहिए ताकि वो रिकमेंड कर पाए प्रेसिडेंट को कि जो लोकपाल है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, और उसके पश्चात चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो इनका अपॉइंटमेंट है वो एंश्योर होता है कि वो नॉन पॉलिटिकल नेचर का हो। ऑलराइट, उसके बाद जो फंक्शंस हैं वो होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, क्योंकि अगर वो सही में चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो तो बेसिकली जो लोकपाल है उनको पावर्स मिलने चाहिए हाई जुडिशियल नेचर की, ताकि वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बन सके जब ये बात आएगी इन्वेस्टिगेशन की। ऑलराइट, तो ये थे प्रोविजन जो कि प्रोवाइडेड हुए थे। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ हाईलाइटेड फील्ड्स की, सर्टेन हाईलाइटेड फील्ड्स के जहां की ये प्रॉमिस किया गया था कि जो लोकपाल हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टेक ऑफ कर सकते हैं, तो फील्ड्स हैं इनजस्टिस के, करप्शन के, और फेवरेटिज्म के स्लैश नेपोटिज्म। ऑलराइट, और नेपोटिज्म यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह के फील्ड्स में ये डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं जो कि एआरसी ने रिकमेंड किया था, या कहें आप फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया था। एक और पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे, कि कोई भी जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन में लोकपाल की। ये जो प्रोविजन था ये भी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिया था कि कोई भी जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन में लोकपाल के, क्योंकि हालांकि जो जुडिशरी थी वो न्यूजीलैंड की तरह आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ लोकपाल थी, लेकिन यह इंश्योर किया गया कि जो जुडिशरी है वो कहीं इंटरफेयर स्टार्ट ना कर दे लोकपाल की इन्वेस्टिगेशंस में। तो उन्होंने उनको प्रोवाइड किया एक प्रोविजन कि जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती लोकपाल की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन लोकपाल के प्रीव्यू में स्वीडन की तरह हमने जुडिशरी को नहीं डाला। राइट, और लास्ट पॉइंट या फिर लास्ट प्रोविजन जो था वो आप कह सकते हैं वो ये था कि जो लोकपाल है बेसिकली वो प्रोवाइडेड था विद द पावर्स जो कि ऑब्टेन की गई हैं। सॉरी, जो लोकपाल है बेसिकली उनको पावर होती है कि वो किसी को भी ऑब्टेन करने के लिए बोल सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जिसकी जरूरत हो। तो ये थी आपके कुछ प्रोविजंस जो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दिया था। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो अब है कंपोजिशन पार्ट। जो कंपोजिशन है लोकपाल की या लोक आयुक्त की वो डिफरेंट है, क्योंकि ये सेपरेट एंटी करप्शन बॉडी हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया था डिफरेंट लेवल्स पे इंडिया के। जो लोकपाल है बेसिकली वो सेंट्रल लेवल पे देखता है, तो इसीलिए इसकी जो कंपोजिशन है वो डिटरमाइन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। लेकिन जो लोक आयुक्त है बेसिकली वो आपका देखता है स्टेट लेवल पे
तो जो इसकी कंपोजिशन है बेसिकली वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऑलराइट, तो आइए अब कंपोजिशन को देखते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त की। तो पहला है लोकपाल, फर्स्ट होते हैं इसके चेयरपर्सन। लोकपाल कंसिस्ट करते हैं चेयरपर्सन को, जो कि हेड होते हैं इंस्टीट्यूशन के, और बेसिकली ये होते हैं आपके रिस्पॉन्सिबल ये एंश्योर करने के लिए, वर्किंग देखने के लिए लोकपाल की एज पर दी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब। ऑलराइट, क्योंकि ये होते हैं हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो चेयरपर्सन है वो या तो होने चाहिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजीआई, या फिर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो ही आपके चेयरपर्सन बन सकते हैं लोकपाल के। अब हम बात करें चेयरपर्सन के बाद मेंबर्स की, तो चेयरपर्सन के एडिशन के साथ साथ लोकपाल के पास लगभग 8 लोग हो सकते हैं। जो मेंबर्स हैं लोकपाल के, या तो फॉर्मर जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के। ऑलराइट, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होती है आपकी 8 मेंबर्स की। ऑलराइट, जो ये मेंबर्स हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो होती है कि या तो वो जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के। जो भी जज है हाई कोर्ट का, वो अपॉइंट नहीं हो सकता मेंबर के तौर पे लोकपाल के। ऑलराइट, एमिनेंट इंडिविजुअल्स जो हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, लॉ में और एंटी करप्शन मेजर्स में, उनको भी मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे इंडिया के। ऑलराइट, और एज पर दी सिनेरियो और कंडीशंस जिनकी जरूरत होगी। इसके बाद हम बात करें अपॉइंटमेंट और टेन्योर की। चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं लोकपाल के, वो अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसल्ट करने के साथ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ में, द लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में लोकसभा में, ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। अब यहाँ पे आती है आपकी रिकमेंडेशन कमेटी जो हमें मिली हुई है। और ये जो कमेटी है इंक्लूड करती है 4 लोगों को। फर्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। राइट, इसके बाद थर्ड है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑलराइट, और फिर हमारे पास है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 लोग हैं बेसिकली ये होते हैं रिकमेंडेशन कमेटी के पार्ट, जो कि रिकमेंड करते हैं नेम्स प्रेसिडेंट को। इसके पश्चात प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑर्डर्स के थ्रू उस पर्सन को एज अ पार्ट ऑफ द लोकपाल। ऑलराइट, फिर हम बात करें टर्म की, ऑफिस फॉर द पर्सन की या फिर मेंबर्स की, वो 5 इयर्स होती है या फिर 70 साल की उम्र तक वो कर सकते हैं। ठीक है, या तो 5 साल तक वो ऑफिस में रह सकते हैं या फिर 70 इयर्स तक वो रह सकते हैं। ऑलराइट, डिपेंड करता है कि क्या पहले आता है। और एक और चीज याद रखिएगा कि बेसिकली ये लोग एलिजिबल नहीं होते फॉर री इलेक्शन। ऑलराइट, तो जो पर्सन है जो कि अपॉइंट होता है मेंबर के तौर पे
लोकपाल के, वो एक बार ही अपॉइंट हो सकता है। ऑलराइट, वो एक के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता। और ये होता है आपका एंश्योर करने के लिए दी इम्पार्शलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करें कंपोजिशन ऑफ आयुक्त की। जो चेयरपर्सन है वो होते हैं स्टेट लेवल के, जो कि हेड करते हैं लोक आयुक्त को स्टेट लेवल पे। ऑलराइट, और ये होते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ओके, और इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट के। ऑलराइट, जो चेयरपर्सन है बेसिकली वो या तो होने चाहिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज हाई कोर्ट के। ऑलराइट, या तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट या फिर रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑलराइट, याद रखिएगा दोनों ही केसेस में रिटायर्ड होने चाहिए, चाहे सिटिंग हो या फिर सर्विंग जज हो, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करें मेंबर्स की, तो चेयरपर्सन के एडिशन में जो लोक आयुक्त है उसके पास बाकी मेंबर्स भी हो सकते हैं असिस्ट करने के लिए फंक्शंस में, यानी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। और ये वेराई करता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेराई करती है स्टेट टू स्टेट। ऑलराइट, जो मेंबर्स हैं लोक आयुक्त के वो बेसिकली टिपिकली रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, या इंडिविजुअल्स होते हैं उस एक्सपर्टीज के साथ में, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लॉ और एंटी करप्शन मेजर के साथ में, जिसको लोक आयुक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये होती हैं क्वालिफिकेशंस मेंबर्स की लोक आयुक्त के, या तो रिटायर्ड जजेस हो गए हाई कोर्ट के, या फिर इंडिविजुअल्स हो गए जिनके पास एक्सपर्टीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, लॉ में या एंटी करप्शन मेजर्स में। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम इनके अपॉइंटमेंट या टेन्योर को देखें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो चेयरपर्सन है या मेंबर्स हैं लोक आयुक्त के, उनको गवर्नर अपॉइंट करता है उस स्टेट का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेट्स हैं ABCDE, हर स्टेट का अपना खुद का लोक आयुक्त होगा, इसके जैसा। ऑलराइट, तो जो चेयरपर्सन होंगे लोक आयुक्त के, चेयरपर्सन होंगे बेसिकली, वो सब कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर स्टेट करता है। ऑलराइट, यानी XYZ W या फिर एस को अगर हम मान ले, तो जो भी यहाँ पे गवर्नर हैं बेसिकली वो इन लोगों को अपॉइंट करेंगे, यानी जो स्टेट की हम बात करेंगे उस स्टेट का जो गवर्नर है वही अपॉइंट करेगा चेयरपर्सन को। जो ऑफिस टर्म होगा या मेंबर्स का जो टर्म होगा वो बेसिकली वराय करता है स्टेट टू स्टेट, और ये बेसिकली डिपेंड करता है टर्म्स में ऑफिस की, जो कि डिसाइडेड की जाती हैं गवर्नर के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट के। ऑलराइट, अब हमारे पास है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकपाल। सो बेसिकली जो लोकपाल है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इंक्वायरी करने के लिए कंप्लेंट्स में, करप्शंस में अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज सेंट्रल लेवल पे, इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रुप A, B, C और D। ऑलराइट, इसके बाद कोई भी डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो किसी भी बॉडी के या फिर इंस्टीट्यूशन के,
जो कि स्टैब्लिश किया गया हो, स्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट। और जो बाकी मेंबर्स हैं या ऑफिसर्स हैं कॉरपोरेशन के, जिन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, फाइनेंशियली या फिर कहें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये होते हैं बेसिकली आपके डिटेल्स। तो ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, मिनिस्टर्स पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे जो कि होते हैं ग्रुप ए बी सी डी के। उसके बाद किसी भी डायरेक्टर के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ या किसी भी सेक्रेटरी के खिलाफ जो कि किसी भी बॉडी का है या किसी भी इंस्टीट्यूशन का है जिसे कि स्टैब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट। उसके पश्चात कोई भी मेंबर हो या ऑफिसर्स हो कॉर्पोरेशंस का जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियली या एडमिनिस्ट्रेशनली कंट्रोल करती है, तो ये सब जो हैं ये सब आते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। ऑलराइट। तो इसके पास अथॉरिटी होती है कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरीज को इनटू करप्शन एलिगेशंस। ऑलराइट। और ये टेक कर सकते हैं एप्रोप्रिएट एक्शंस को। तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेसिकली जो लोकपाल है वो एक्वायर्ड करता है पावर सिविल कोर्ट की। इसका मतलब हुआ कि ये किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, और इसी के साथ साथ ये किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या किसी प्रोसीडिंग के लिए बात कर सकते हैं। ऑलराइट। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड हम बात करें कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है या फिर मिनिस्टर्स हैं, वो आते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल बाय सेइंग और वोटिंग और पार्लियामेंट। यानी लोकपाल किसी भी मेंबर पे पार्लियामेंट के या फिर मिनिस्टर्स पे एक्शंस नहीं ले सकता। ऑलराइट। तो याद रखिएगा कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या मिनिस्टर लायबल नहीं है जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल के लिए अगर वो कुछ कहते हैं या वोट करते हैं पार्लियामेंट में। ऑलराइट। ओके। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की पीएम के लिए, प्रीवियस स्लाइड में हमने नोटिस किया था कि यहां तक कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आते हैं जुरिस्डिक्शन में लोकपाल के, लेकिन किस मैटर पे जो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली वो आपके एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपनी पावर प्राइम मिनिस्टर पे। तो बेसिकली ये मैटर्स होते हैं आपके पब्लिक ऑर्डर के। ऑलराइट। इंटरनेशनल के लिए, ऑलराइट, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के लिए, तो इस तरह के केसेस में जो प्राइम मिनिस्टर है उस पे लोकपाल अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। ऑलराइट। ओके। तो ये होते हैं आपके पावर्स। लोकपाल जो है वो इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टीज को और रिकमेंड करते हैं प्रोसिक्यूशंस को। ऑलराइट। या फिर किसी भी चीज से ये रिकवरी ऑफ असेट्स को भी कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ सबमिट नहीं करते रिपोर्ट्स को कंसर्न अथॉरिटी के पास में,
लेकिन ये एक्शंस भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि स्वीडन केस में कि स्वीडन ओम्बुड्समैन जो होता है बेसिकली वो अपने आप किसी को भी गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ऑलराइट, या फिर आप कहें खुद भी कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। लेकिन जो इंडियन लोकपाल है वो कर सकते हैं, वो पेनल्टी को इम्पोज कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन को रिकमेंड कर सकते हैं अगर उन्हें असेट्स को रिकवर करना है जिन्हें की करप्ट मीन से अप्लाई किया गया था। और एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा, जो लोकपाल है वो डायरेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और सीबीआई को, शॉर्ट में आप कह सकते हैं, उन केसेस में जिसमें उनको सीबीआई की हेल्प चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ही जो केस है वो असाइन होगा सीबीआई ऑफिसर्स को, तो ये जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रांसफर नहीं किया सकता और चेंज नहीं किया सकता विदाउट लोकपाल के अप्रूवल के बिना। तो बेसिकली जो लोकपाल हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को किसी भी केसेस में, अगर वो उन्हें ग्रांटेड करते हैं इस केस को किसी भी ऑफिसर्स को या टीम को, तो जो केस है वो उनसे ट्रांसफर नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता जब तक कि लोकपाल अप्रूवल नहीं देंगे। तो लोकपाल का जो अप्रूवल है वो चाहिए होगा अगर उस टीम से या उस ऑफिसर से वो केस किसी और को देना है किन्हीं भी कारणों की वजह से। इसके बाद हम बात करें जुरिस्डिक्शन की। जो लोकपाल है उनके पास जुरिस्डिक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनरीज पे। ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं करप्शन केसेस को जो कि इन्हें मिलते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड पे कि बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉल करते हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। इनके सिवा अगर जो प्रेसिडेंट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अगर किन्हीं केसेस को रेफर करते हैं तो लोकपाल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास है लोकायुक्त। तो बेसिकली जो लोकायुक्त है वो भी इस्टेब्लिश होता है फ्रॉम 2013 एक्ट के थ्रू, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट था ये पासिंग जो थी ये डिफरेंट है, ऑलराइट। या फिर आप कह सकते हैं इस एक्ट के पास होने से पहले 2013 में हमारे पास ऐसे कुछ स्टेट्स थे जैसे कि हो गया आपका महाराष्ट्र या फिर आप कहें उड़ीसा, जिनके पास ऑलरेडी एक लोक आयोग टाइप की चीज थी। यानी महाराष्ट्र के पास ये थे आपके 1971 से, ऑलराइट। उड़ीसा के पास ये 1970 से थे लेकिन स्टैब्लिश हुए 1982 में। तो अब आप कह सकते हैं या देख सकते हैं कि जो एक्ट है बेसिकली वो 2013 में पास हुआ, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिनके पास ये चीज पहले से ही थी, 1971 से थी, 1970 से थी, आप ये कह सकते हैं। तो 2013 से पहले का जो साल था 21 स्टेट्स जो थे, या फिर आप कह सकते हैं जो एक यूनियन टेरिटरी थी जो कि आपकी टेरिटरी थी दिल्ली की, उनके पास खुद के पास लोकायुक्त था। यहां तक कि एक्ट पास भी नहीं हुआ था उससे पहले उनके पास था। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की लोकायुक्त के, जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो यूनिफॉर्म नहीं है। स्ट्रक्चर जो है वो नॉट यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं जैसे कि हो गया राजस्थान, आपका कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऑलराइट, देन हो गया आपका महाराष्ट्र। तो बेसिकली जो स्टेट्स हैं इनके पास ऑफिस है दोनों के लिए, लोक आयुक्त के लिए भी
और आप कह सकते हैं उप लोक आयुक्त का भी। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं उनके पास ये नहीं है। ऑलराइट, तो एक चीज को याद रखिएगा। ओके, यहां तक कि जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब हो गई या उड़ीसा हो गया, उनके पास अपने लोकपाल हैं, या फिर आप कहें लोकपाल डेसिग्नेटेड ऑफिसर हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं लोक आयुक्त की, लेकिन इनके पास खुद के लोकपाल भी हैं। ऑलराइट, या फिर डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनके टाइप के। और यदि हम बात करें अपॉइंटमेंट्स की, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इन सबको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट के, जब वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस के साथ में, हाई कोर्ट के, उस कंसर्न स्टेट के। ऑलराइट, और उसके पश्चात लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑलराइट, और बेसिकली अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो वो होते हैं यहाँ पे सर्टेन स्टेट्स हैं बेसिकली, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, हिमाचल हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया आपका, और असम हो गया आपका। बेसिकली इन स्टेट्स में जो चेयरपर्सन है या जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो होने चाहिए आपके जुडिशियल बैकग्राउंड से। ओके, बाकी स्टेट्स में इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये था आपका लोक आयुक्त के बारे में जो हमने डिस्कस किया। हर स्टेट के पास अपना खुद का ही लोक आयुक्त हो सकता है, या फिर लोक आयुक्तास हो सकते हैं, जैसे आपको बता चुका हूं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इंक्वायर करने के लिए इनटू करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट स्टेट लेवल पब्लिक फंक्शनरीज। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, लोकपाल और लोक आयुक्त जो है प्ले करते हैं क्रूशियल रोल प्रमोट करने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ऑफिसेज की। इसलिए ये करप्ट करते हैं करप्शन को और प्रमोट करते हैं गुड गवर्नेंस को कंट्री में, जो कि यहाँ पे अच्छे से समझी जा सकती है। ऑलराइट, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स से जो कि हमने यहाँ पूरे लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने फिनिश करा है लोकपाल और लोक आयुक्त को। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। प्लीज इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जिससे पहले कि आप दूसरे लेक्चर के लिए जाएं। जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ, ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है। इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।